नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। भाई आ जाओ फटाफट। गुमनाम जी, आपके 12 मिनट खराब हो चुके हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। काल ब्रह्मचारी, गुड मॉर्निंग सर, कद आशो। अंजू योगी जी आ चुके हैं, पधार चुके हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तक और डे की जो श्रृंखला चल रही थी, आज उसका अंतिम जो क्लास है वो होगी, क्योंकि इसके बाद हमें कोई नया टॉपिक लेने वाले हैं। करंट अफेयर्स का आपका वीडियो के एग्जाम तक कोई भी बिंदु ऐसा नहीं बचेगा जिस पर हमारी बातचीत नहीं हुई होगी। तो आप सभी मित्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी मित्रों के साथ इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे मित्रों, 24 तारीख है आज, जैसा कि आपको मालूम ही है, ठीक है, 24। और वो भी क्या है 24 तारीख के दिन हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, और जून का महीना चल रहा है, वर्ष 2022 चल रहा है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों की। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला है वो जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में हम लोग कल से बातचीत कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनने वाले हैं। बाकायदा फर्स्ट ग्रेड में तो हर बार जो है वो एक सवाल बुक पर आता ही आता है, किसी न किसी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद बाकी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने क्या है, देखो। खुशराज, मीना, प्रियाचारण, धीरज, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग। इन ए आइडियल वर्ल्ड, जो पुस्तक आपके सामने लिखी है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, यह है आपको बताना है जी, बता दीजिए जरा। बहुत आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के क्या है भैया, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामनाथ कोविंद साहब कुछ ही समय के अब राष्ट्रपति जी हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े दिन बाद पूर्व राष्ट्रपति इनके नाम के आगे लगने वाला है बस। इसके बाद है कुणाल बसु, गीतांजलि श्री जो है, इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार इनको मिल चुका है। और इनकी एक रचना है रेत समाधि, कौन सी रचना है, रेत समाधि, इसके लिए मिला है, यानी टॉम ऑफ द सैंड जो है, इसके लिए, रेत समाधि के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। एक ऑप्शन बच गया जो है कुणाल बसु, और वही आपका राइट आंसर है। कुणाल बसु की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, यानी एक आदर्श जो संसार है उस पर एक लिखी गई पुस्तक है, जो किसकी रचना है, कुणाल बसु की रचना है। तो कुणाल बसु इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अभी जो है वो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति जी के चुनाव जो हैं वो कब होंगे, तो 18 जुलाई जो है वो डेट दे रखी है चुनाव आयोग ने, 18 जुलाई जो है इस दिन क्या होना है, राष्ट्रपति जी के चुनाव होने वाले हैं। और आपको पता है भारत को संभव ही नहीं, निश्चित तौर पर दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है वो जल्द ही मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर अगला सवाल है बर्निंग क्वेश्चंस जो है, यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, बर्निंग क्वेश्चन यानी जलते हुए सवाल, ये बर्निंग क्वेश्चंस नामक पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, मार्गरेट एटवुड के द्वारा, एस जयशंकर, गीता गोपीनाथ, अरविंद केजरीवाल। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के क्या हैं, दिल्ली के सीएम हैं, और आम आदमी पार्टी के जो हैं वो अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, सीएम है और आप पार्टी जो उसके अध्यक्ष हैं। इतनी राजनीति में है, इनको समय नहीं मिलता होगा इस प्रकार की पुस्तकें लिखने के लिए। गीता गोपीनाथ जो है वो आपको पता होगा भैया, भारत की एक क्या है, अर्थशास्त्री है। एस जयशंकर, मार्गरेट एटवुड भारत के विदेश मंत्री जो हैं, कौन है, विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्रालय का प्रभार जो है वो एस जयशंकर के पास है, और खूब चर्चा में है जब से इनको विदेश मंत्रालय मिला है। तो अब आपको इनमें से जो बच गए ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर पहचानना है और जवाब देना है कि क्या सही आंसर इसमें से होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग जवाब दे पाएंगे। 21 को वोटिंग है ऐसा कह रहे हैं, चलिए हाँ जी,
इसमें से किसी का जवाब अभी आया नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो मार्गरेट एटवुड है। मार्गरेट एटवुड के द्वारा यह पुस्तक जो लिखी गई है इसका नाम क्या है, बर्निंग क्वेश्चंस है, यानी जलते हुए सवाल, यानी उभरते हुए सवाल, जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनको लेकर के जो सवाल बन सकते हैं उन पर इन्होंने क्या की है, बातचीत की है। तो बर्निंग क्वेश्चंस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा है, मार्गरेट एटवुड के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। गीता गोपीनाथ आप लोग पहले से ही जानते हैं, और वैसे भी मैं बता देता हूं इनको क्या किया गया है, WHO जो है उसके द्वारा इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो या क्या की गई है, प्रदान की गई है। चलिए इसके बाद क्या है, अरविंद केजरीवाल आपको बता दिया दिल्ली के क्या है, CM है। अगला सवाल क्या है जरा देखो, टू हेल एंड बैक, टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड पुस्तक के रचनाकार कौन है, यानी कोविड-19 पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है टू हेल एंड बैक ह्यूमंस, ह्यूमंस है ये, ह्यूमंस, ठीक है, ऑफ कोविड पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन है, बरखा दत्त है, रोमिला थापर है, धर्मेंद्र प्रधान है, मनसुख मांडविया है। ये हमारे क्या है, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जो है वो कौन है भैया, मनसुख मांडविया है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आपके दो सवाल एक साथ कवर हो रहे हैं। पुस्तकों की तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ मैंने ऑप्शन भी ऐसे डाले हैं जिससे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के जो पद हैं वो भी आपके क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। चलिए इसके बाद है रोमिला थापर। रोमिला थापर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जो है इसका नाम क्या है, रोमिला थापर है, जिनके इतिहास के संदर्भ में बड़ा शोध कार्य इनका किया गया है। अब आपको इनमें से बचे हुए सवालों में से जवाब देना है, ठीक है। हाँ, दन्नाराम जी प्रजापत आपका भी हार्दिक स्वागत है। बागोरिया साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ, राधे राधे। चलिए इसका सही आंसर सी बता रहे हैं, देखते हैं क्या है। गुमनाम साहब कह रहे हैं सर इसका आंसर रोमिला थापर होगा, लेकिन मेरे बंधुओं इसका सही आंसर रोमिला थापर नहीं, बरखा दत्त होगा। क्या होगा, बरखा दत्त इसका राइट आंसर होगा। बरखा दत्त के द्वारा कोविड-19 पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है टू हेल एंड बैक, टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक बरखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और रोमिला थापर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और मनसुख मांडविया आपके क्या है, चिकित्सा मंत्रालय का प्रभार मनसुख मांडविया के पास है। इसके अलावा भी रसायन एवं उर्वरक विभाग जो है, रसायन एवं उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक जो विभाग है, उर्वरक वो विभाग भी, उर्वरक विभाग वो भी आपको ध्यान रखना है किसके पास है, ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, राम राम साहब, सैंडी वर्मा जी आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे साहब। लाल सलाम, देखो काला सलाम, लाल सलाम, धोला सलाम सब होता है, लेकिन यहाँ है लाल सलाम। क्या है, लाल सलाम। लाल सलाम एक उपन्यास, यह रचना इनमें से किसकी है, लाल सलाम नामक यह रचना इनमें से किसकी है। स्मृति ईरानी है, रामचंद्र गुहा है, रस्किन बॉन्ड है, इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्र गुहा भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार है मेरे दोस्तों। क्या है, प्रसिद्ध इतिहासकार जो है, प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है, रामचंद्र गुहा है। इनकी पुस्तकें आप लोगों को मालूम होगा, आजादी के बाद गांधी और आजादी के बाद जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार की जो पुस्तकें इन्होंने लिखी है वो वाकई में बहुत मेहनत के बाद इन्होंने इस प्रकार का काम किया है। तो अब आपको बताना है, देखो बताओ भैया कि लाल सलाम जो है वो एक उपन्यास, इस नाम से एक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड, स्मृति ईरानी और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से आप तो बहुत आसानी से जवाब देने की स्थिति में होंगे, ठीक है। हाँ जी, रस्किन बॉन्ड आप लोग दे रहे हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर जो है वो स्मृति ईरानी है। क्या है, स्मृति जुबलीन ईरानी। यह क्या है भैया, यह केंद्र सरकार में, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, महिला एवं कौन सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विकास विभाग जो है उस विभाग की क्या है, मंत्री है, ठीक है। उस विभाग की मंत्री है कौन, स्मृति ईरानी। और राजस्थान में अगर बातचीत की जाए कि यह विभाग किसके पास है, तो राजस्थान में यह विभाग जो है वो आपको पता होना चाहिए, सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आने वाली कौन सी महिला विधायक है जिसके पास यह जिम्मेदारी है। और वर्तमान सरकार में भी बड़े
अच्छा पद उनको है, अच्छी उनकी पहचान है, ऐसी महिला मंत्री कौन है? तो बताइए जरा, उनका भी नाम क्या है? सिकराय विधानसभा क्षेत्र से आने वाली महिला जो है वो राजस्थान में इस पद पर है। हाँ जी, चलिए यहां पर है महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री स्मृति जुबलीन ईरानी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? लाल सलाम है, एक उपन्यास। और रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, और रस्किन बॉन्ड ने भी कई अच्छी पुस्तकों की क्या की है? रचना की है। ठीक है, हाँ जी, एकदम सही आंसर है नेहा सोनी जी का। राजस्थान से ममता भूपेश जो है, ममता भूपेश, ये ममता भूपेश सिकराय विधानसभा क्षेत्र से आती है, और झुंझुनू इनका मूल स्थान यानी जन्म स्थान जो है वो झुंझुनू जिला है। ठीक है, तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों मंत्री मैंने बता दिया। स्मृति ईरानी ने लाल सलाम नामक एक पुस्तक की क्या की है? रचना की है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम, पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? जरा बताइए। कोई भी ऐसी पुस्तक मैंने नहीं ली है जिस परीक्षा से कोई लागा देगा नहीं है भैया, समझ गए? तो मैंने बहुत ही अच्छे सवाल इसमें शामिल करने की कोशिश की है। पूरे वर्ष भर की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई, कोई चर्चा में रही, उस पर बातचीत की है। ठीक है, हाँ जी, नहीं अनिता जी, संगीता बेनीवाल नहीं है। चलिए, नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? नीरज चोपड़ा तो आप लोग जानते ही हैं, वाकई में गोल्डन बॉय है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के बाद भी भारत को लगातार पदक दिला रहे हैं। टोक्यो में क्या दिलाया था? गोल्ड दिलाया था, उसके बाद अभी भी रुके नहीं है। जो भी प्रतियोगिता हो रही है उसमें भारत के लिए जीत लेकर आते हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसके नाम पर सेना ने जो है वो पुणे महाराष्ट्र में एक जो स्टेडियम है उसका भी नामकरण कर दिया, और भारत सरकार के द्वारा इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस जो है वो भी घोषित कर रखा है। और टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम नामक पुस्तक जो है वो अर्जुन सिंह कादियान के द्वारा लिखी गई है। अर्जुन सिंह कादियान के द्वारा लिखी गई है, विकास खन्ना के द्वारा नहीं। अनुराग ठाकुर जो है वो युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं क्या है? खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है मंत्रालय, उसके क्या है भैया? मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इसके अलावा इनके पास संचार विभाग जो है, दूर संचार विभाग, वो भी इन्हीं के पास है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये किसके पास है? तो यह है अनुराग ठाकुर के पास ही है। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में अभी 2 बड़े खेल आयोजनों को आयोजित किया जा चुका है। एक तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित किए गए? उनका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में किया जा चुका है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका शुभंकर तो रहा है धाकड़। अरे भाई धाकड़ है, समझ गए? राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है जिससे धाकड़ जाति के किसान सबसे ज्यादा जुड़े थे? वो धाकड़ जो है वो क्या है भैया? इन खेलों का क्या रहा है? शुभंकर रहा है। और वीरा जो है वो इन खेलों का यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उनका शुभंकर रहा है। और यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उनमें आपको पता होगा कि भैया श्री यूनिवर्सिटी जो है वो कहां की है? गुजरात की, वो प्रथम स्थान पर रही है। इसके बाद जो है वो 2 यूनिवर्सिटी कहां की है? पंजाब की है। एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की है, वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर हरियाणा रहा है और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। तो आप लोग सही जानते हैं, इसका मतलब अब आप लोगों को पता चल गया है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? अर्जुन सिंह कादियान है, जिन्होंने नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम नामक पुस्तक की क्या की है? रचना की है। बिजोलिया किसान आंदोलन से धाकड़ जाति के किसान जुड़े हुए थे, ये आपका जवाब आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी याद है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाँ जी, द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? 10 ट्रिलियन जो डॉलर है, ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, वी अनंत नागेश्वर के द्वारा, राजीव कुमार के द्वारा। तो देखिए मेरे मित्रों, राजीव कुमार जो हैं वो वर्तमान में हमारे 2 ऐसे पद हैं जिन पर राजीव कुमार नाम के व्यक्ति हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, पहला तो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो किसको बनाया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए किसके स्थान पर बनाया गया है। तो ये आपको सुशील कुमार जो है,
उनके स्थान पर बनाया गया है। किसको बनाया गया है तो ये पता चल गया आपको। इसके बाद है वी अनंत नागेश्वर। वी अनंत क्या है? नागेश्वर जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार है केंद्र सरकार में। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वर है। इसके अलावा ध्यान रखना राजीव महर्षि का अगर नाम आए कहीं, क्या है? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि का संबंध राजस्थान के जयपुर से है और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और केंद्र सरकार में सीएजी का पद भी इन्होंने संभाला हुआ है। तो ये ध्यान रखना राजीव महर्षि जो है, ये राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया जा चुका है। इनके साथ साथ राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है जिसको यह पुरस्कार मिला? तो देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, झाझड़िया। ये झाझड़िया हम ही बोल सकते हैं, टीवी एंकरों के बस की बात नहीं है देवेंद्र झाझड़िया बोलना, ठीक है। चलिए यहां पर है, तो चलिए अब बात करें यहां पर आप वी अनंत नागेश्वर आगे। सुभाष चंद्र गर्ग जो है ये इसका सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व वित्त सचिव जो है वो रह चुके हैं और पूर्व वित्त सचिव जो है इनके नेतृत्व में इस पुस्तक की क्या की गई है? रचना की गई है। तो यहाँ सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व वित्त सचिव जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पूर्व वित्त सचिव जो है ये रह चुके हैं और ये राजस्थान वाले नहीं है सुभाष चंद्र, ध्यान रखना। यहां पर है द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक पूर्व वित्त सचिव जो है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ जी, राजीव महर्षि, देवेंद्र झाझड़िया को राजस्थान की ओर से पद्म भूषण 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब बढ़े आगे और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले सब गायब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? चलिए अभी दोबारा मैं लगा देता हूं, आपको 1 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा मेरे मित्रों। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम वापस ले आते हैं उसको। आ जाइए भैया, आ जाइए, आ गया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, चलो जी चलो। इसके बाद वाले गायब हो गए हैं तो उनको हमें वापस लाना होगा। उनको मैं ले आता हूं, आप 1 मिनट का इंतजार कर सकते हैं। जो था वो तो है ही, लेकिन जो गायब हो गया उसको भी हमें लाना होगा ना। आप 1 मिनट का इंतजार करिए मेरे दोस्तों, आपके सामने सब कुछ हाजिर हो जाएगा। चलते चलते लाल किताब जो है वो गायब हो जाती है। ये आ गया नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बोलिए इसका जवाब दीजिएगा। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है ये बताइएगा। हाँ जी, आ गया है वापस, कोई दिक्कत नहीं है, अब बता दो। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर एनवी रमन्ना, इनमें से किसके द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है? ये देखिए। तो मेरे मित्रों राजनाथ सिंह जी जो है वो हमारे क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं भैया। क्या है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जो कहां से आते हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं और लखनऊ जो है यूपी की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा लखनऊ जो है वो नवाबों के शहर के नाम से, नवाबों का शहर जो है इसके नाम से जाना जाता है। अब मुझे ये बताइए लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? इसके बाद बातचीत की जाए तो नितिन गडकरी साहब हैं, वो नितिन गडकरी साहब हमारे केंद्र सरकार में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, राजमार्ग, ये मंत्रालय इन्हीं के पास है और इन्होंने अभी अभी ये दावा किया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हमारे देश की जो सड़कें हैं वो विदेश जैसे अमेरिका जैसे विकसित देश जो हैं उनके समान होने वाली है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाहन जो है वो लाकर इन्होंने वाकई में क्रांति की है और इन्होंने कहा है आने वाले कुछ समय में जो है वो बहुत महंगी महंगी जो गाड़ियां आती थी पहले उन सबको भी हम इलेक्ट्रिकल कारों में क्या कर देंगे? तब्दील कर देंगे। एकदम सही जवाब आप लोगों का आ चुका है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे, कौन सी? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है।
इसके अलावा अगर बातचीत की जाए ये कहां से आते हैं, तो नागपुर महाराष्ट्र जो है, नागपुर महाराष्ट्र, आजकल महाराष्ट्र में खेला हो रहा है, आपको पता होगा, महाराष्ट्र जो है यहां से आते हैं, तो महाराष्ट्र में भी आजकल खेला चल रहा है। एनवी रमन्ना साहब भारत के मुख्य सीजेआई हैं वर्तमान में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह दीजिए या सीजेआई कह दीजिए, एनवी रमन्ना साहब हैं। अब मुझे लग रहा है, हाँ जी, ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हम अपने आजादी की 75वीं वर्षगांठ जो है उसको आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लगातार क्या करते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। हाँ जी, चलें, ऐसे वादे 80 सालों से सुनते आ रहे हैं, सही बात है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये भी सुना था कि चुनाव के वक्त आपको इतने पैसे मिलेंगे, दुनिया ने उस पर भी भरोसा किया, तो ये भी भरोसा रखो यार, आशावादी लोग हैं, भारत के लोग हैं। तो नितिन गडकरी जो है वो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय का प्रभार इनके पास है, और अग्निपथ योजना जो है अभी हाल ही में अग्निपथ योजना, ये अग्निपथ योजना पूरे देश में अग्नि अग्नि कर रही है। ठीक है, तो अग्निपथ योजना जो है वो किस के मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। और भारत के मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो वर्तमान में कौन है, तो एनवी रमन्ना साहब हैं, और रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक जो है वो आजादी के 75 साल के पूर्ण होने के अवसर पर क्या की गई है, लिखी गई है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल की अगर हम बातचीत करें तो नेक्स्ट आपका साथ है रेबल्स अगेंस्ट द राज, रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, यानी इंडिया के जो फ्रीडम के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है उन लोगों पर लिखा गया है रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा, रस्किन बॉन्ड, गिरिराज सिंह, नागराज राणे। ये नागराज राणे जो है ये कहां से आते हैं, तो ये भी महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और वर्तमान में नारायण राणे है, ये नारायण राणे, नारायण क्यों करते हो रे, नारायण राणे जो है ये महाराष्ट्र से आते हैं, और केंद्र सरकार में एमएसएमई मंत्रालय जो है, एमएसएमई ये मंत्रालय जो है किसके पास है, नारायण राणे के पास है। गिरिराज सिंह जो है वो केंद्र सरकार के अंदर किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो आपको पता होना पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज, पंचायती करनी है बस, उसमें राज करना है, पंचायती में भी पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो विभाग है वो किसके पास है, तो गिरिराज सिंह के पास है। आप लोगों को पता होगा बिहार से आते हैं, और बिहार ही बड़ा क्षेत्र जो है वो पॉपुलर रहता है हमेशा, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको देना है, रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर नहीं है मेरे मित्रों, रामचंद्र गुहा इसका राइट आंसर है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अभी अभी आपको बताया है, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और यह पुस्तक जो रेबल्स अगेंस्ट द राज है वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम जो है वो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। इसके अलावा ठीक है आपको पता होगा आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत, आजादी के बाद भारत यह पुस्तक, और गांधी के बाद भारत, ठीक है, गांधी के बाद भारत, इस पुस्तकों की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है, रामचंद्र गुहा के द्वारा पुस्तक इनके द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिए। हाँ अगला नेक्स्ट है, ये देखो भैया क्या है, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है, इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनकी एक पुस्तक है, जिनकी एक आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज, अच्छी पुस्तक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ये सवाल, जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसकी है। ठीक है, बताओ, रंजन गोगोई साहब, एनवी रमन्ना साहब, शरद अरविंद बोबड़े साहब। तो देखिए शरद अरविंद बोबड़े है, इनके बाद में इससे पहले रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, फिर शरद अरविंद बोबड़े, और इनके बाद एनवी रमन्ना जो है
ये तीनों के तीनों भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक वर्तमान में है, दो पहले रह चुके हैं। और रंजन गोगोई, इस देश का सबसे विवादित फैसला जो राम मंदिर का फैसला था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो रंजन गोगोई के साहब के द्वारा ही यह दिया गया था। तो अभी देखिए, यह मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई है, सीजेआई वर्तमान में कौन है? तो एनवी रमन्ना साहब है। इस पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया? इस पुस्तक का विमोचन, यह विमोचन किया गया था शरद अरविंद बोबडे के द्वारा। और यह पुस्तक लिखी गई है रंजन गोगोई साहब के द्वारा, यानी जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक किसकी है? रंजन गोगोई साहब की है। और वर्तमान में रंजन गोगोई साहब जो है वो राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा सदस्य हैं। और कहां से हैं? तो असम से हैं। असम से राज्यसभा सदस्य हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना, राम मंदिर का जो फैसला था वो राम मंदिर का फैसला रंजन गोगोई साहब का ही, इनकी ही पीठ के द्वारा वो फैसला दिया गया था। बहुत ही शानदार पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। और राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश की अगर बातचीत की जाए, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो अब आपका जवाब एस.एस. शिंदे होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एस.एस. शिंदे साहब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके सामने इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ये जरा बताइएगा। यहां पर है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। ठीक है, यानी प्राचीन समय में भारत कैसा था उसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है। उसके लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर रेखा चौधरी है, तुषार कपूर है और संजू वर्मा है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग देखिए, जैसा आप लोग हमेशा कहते हो कि भाई हमारे तो एक ही ऑप्शन है ए, वो ही सही होगा, तो अब की बार भी बता दो कि इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक जो पुस्तक है वो इनमें से किसके द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। तो सही आंसर है, हाँ, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डॉक्टर रेखा चौधरी है। डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा यह पुस्तक जो है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। हाँ जी, शिवाजी संभाजी शिंदे जो है, हाँ एस.एस. शिंदे का पूरा नाम है शिवाजी संभाजी शिंदे, सही बात है आपकी। नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल क्या है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2022 की थीम जो है वो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति करना है। 2022 के कौन से दिवस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं? विश्व वन्य जीव दिवस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और विश्व वन्य जीव कोष है वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, अगर इसकी बातचीत की जाए तो लाल पांडा जो है वो इसका क्या है? प्रतीक है, लाल पांडा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में अभी आया था, एक परीक्षा में लाल पांडा जो है, ये ध्यान रखना। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है आपको यह बताना है सिर्फ। और इसकी थीम जो है वर्ष 2022 की वो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति करना इसकी क्या रही है? तो बताइए। संजू जाट, अमित शर्मा, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार भाई। हाँ जी हाँ, तो चलिए 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है जो होने वाला है? बता दो, बता दो, फटाफट बता दो। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है परीक्षा में करंट अफेयर्स को लेकर के, क्योंकि जिस दिन पेपर देने जाओ उससे पहले ये सब क्लासेज आप लोग देख लीजिए, जो भी करंट अफेयर्स के रिवीजन की चल रही है। आपका गेड़ा हो जाएगा पार, और गेड़ा पार करना ही चाहते हो आप तो अगर गेड़ा पार करना है आपको तो ये काम आपको करना ही होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको सारी क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। सब टॉपिक वाइज क्लास है, कोई भी विदाउट टॉपिक हम नहीं चल रहे हैं। विदाउट टॉपिक हम बात आपसे नहीं कर रहे हैं भैया। हाँ, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। हेलो सर जी, जी.एस. शर्मा जी नमस्कार। चलिए 3 मार्च इसका राइट आंसर होगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 2022 की थीम है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति। और WWF जो है विश्व वन्य जीव कोष जो है, क्या नाम है इसका? विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव और कोष, विश्व वन्य जीव कोष नामक जो है
ये संस्था है, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, लाल पांडा है। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सब आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय और सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, हाँ जी सर जी, 3-4 घंटा पुलिस स्पेशल, मजा आ जाएगा जरूर। आपको मैं कल या परसों में ही करा देता हूँ ये। ठीक है, चलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भैया, सही बात है। और इस दिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म दिवस आता है। देखो, राजस्थान के 2 मुख्यमंत्रियों के जन्म दिवस आप जरूर ध्यान रखना। एक तो 3 मई, 3 मई के दिन राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो है इनका जन्म दिवस आता है, अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और 2 नंबर पर सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्रियों में इनका नाम शुमार हो चुका है। तो इसके बाद है 8 मार्च। 8 मार्च को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो वसुंधरा राजे, क्या है, वसुंधरा राजे। ठीक है, ये दोनों के जन्म दिवस हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम इनमें से क्या रही है? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, एक समृद्ध समाज के लिए शिक्षित नारी, और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए एक समृद्ध नारी। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? वेरी गुड मॉर्निंग किरण। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर भी ए ही है। एक स्थायी कल के लिए, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। तो ये 8 मार्च जो है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिवस को एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, यह है इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2022 की थीम इसकी फेयर डिजिटल फाइनेंस रही है। फेयर डिजिटल फाइनेंस का मतलब आप लोगों को डिजिटल फाइनेंस करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस जो है वो होना चाहिए बिना किसी भय के। ठीक है, फेयरलेस होना चाहिए। फिर भी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीधा यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होनी क्या है, बहुत जरूरी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो झालरा पाटन झालावाड़ से है, सही बात है, उनका विधानसभा क्षेत्र है। और अशोक जी का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है जो कि जोधपुर में है, एकदम सही बात है। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2022 की इसकी थीम जो है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस रही है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 15 मार्च के दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो 15 मार्च के दिन जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम रही है, फेयर डिजिटल फाइनेंस जो है वो इसकी थीम रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर आ रहा है सवाल, ये रहा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? और इस बार तो सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा में भी रहा है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है वो टीकाकरण जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है। कार्बोवैक्स जो है, कार्बोवैक्स नाम की एक दवा है, या एक दवा कंपनी कह दीजिए। इस कार्बोवैक्स ने 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं इनके लिए जो है दवा क्या की थी, विकसित की थी। तो कार्बोवैक्स भी इसका सही जवाब है। और जाइकोव डी जो है वो उन्होंने भी बच्चों के लिए इस प्रकार की दवा इजाद की थी। तो चलिए इसका राइट आंसर तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि भैया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो एकदम राइट आंसर इसका क्या होगा, 16 मार्च के दिन यह मनाया जाता है। 16 जनवरी नहीं, 16 फरवरी नहीं, 20 मार्च नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, 16 मार्च है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। और टीकाकरण दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की थीम इनमें से क्या रही है? तो अभी अभी आपको बताया कि 16 मार्च को यह दिवस क्या किया गया है, मनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी थीम यहां पूछी गई है। तो मनाया कब जाता है? तो 16 मार्च के दिन मनाया जाता है। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन सेव लाइफ, वैक्सीन फॉर हेल्थ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसका भी राइट आंसर जो है चलिए आज वाले में सबके ए ही ऑप्शन है।
वैक्सीन जो है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल जो है वो इस बार की 16 मार्च को मनाए जा रहे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है उसकी थीम है। तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल यह है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 की क्या है आपकी थीम है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। विश्व वानिकी दिवस, मैंने कहा पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस उनकी थीम है वो सब हमें याद करनी है। यहां पर है देखिए कौन सा है, विश्व वानिकी, विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो हमने 3 मार्च को भी याद किया है, ठीक है, 3 मार्च को याद किया। और विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च को। कब, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल और 22 मई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 22 मई को हमने जैव विविधता दिवस मनाया, जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया, जैव विविधता दिवस। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, पहले आता है जल दिवस। जल आता कहां है, तो जल आता है पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर जीव जंतु बढ़ेंगे, यानी जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैव विविधता ज्यादा होगी तो हमें पर्यावरण का क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का हमें संरक्षण करना पड़ेगा। तो देखिए यह जो है वो आप लोगों का मार्च माह में, पृथ्वी दिवस अप्रैल माह में, जैव विविधता दिवस मई माह में, और पर्यावरण दिवस जो है वो जून माह में आता है। तो इस हिसाब से आप इन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दिया क्या है, 21 मार्च है। और इन सब की थीम सहित आपको कल की क्लास में मैंने ये सब बताए हैं, थीम सहित बताए हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहां पर लिखा है विश्व वानिकी दिवस 2022 की थीम इनमें से क्या है। तो आपको विश्व वानिकी दिवस तो अभी बताया है मैंने कि विश्व वानिकी दिवस मनाया कब जाता है, और अब है 2022 की आपको इसमें से थीम बतानी है कि इसकी थीम जो है वो क्या रही है। विश्व वानिकी दिवस 2022 की थीम जो है वो इनमें से क्या रही, वन और सतत उत्पादन और खपत, वन और वन्य जीव, वन और मानव, वन और जलवायु। तो इसका राइट आंसर वैसे ही आपको पता ही है, पहला आंसर इसका एकदम सही है। वन और सतत उत्पादन और खपत जो है वो इसकी जो है वो वर्ष 2022 की थीम है। वन और सतत उत्पादन और खपत जो है वो वर्ष 2022 की इसकी क्या रही है, 2022 की थीम रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, रट्टा नहीं लगाना कि वन और सतत उत्पादन और खपत ऐसे रटते रटते आप 3 दिन लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 5 जून, 22 मार्च को जैव विविधता दिवस नहीं है धीरज जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका, यहां पर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2022 की इसकी थीम प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई रही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ष 2022 की इसकी थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही रही है, यानी पहले चेतावनी दे दो, प्रारंभिक चेतावनी, और वही प्रारंभिक कार्रवाई उसकी मानी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जी कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कुछ और भी सवाल हमारे सामने है क्या इनमें से। चलिए मित्रों आप लोगों को एक बार मैं यहाँ पर इतने ही हैं, एक और लिस्ट है लेकिन वो कल करवा दें, कोई दिक्कत नहीं, आज वैसे भी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। एक बार फटाफट मैं इन सबको रिवाइज करा रहा हूं, आप इनको रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है वो भी। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक जो है वो कुणाल बसु के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। और गीतांजलि श्री ने जो है रेत समाधि नामक पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट था बर्निंग क्वेश्चंस नामक पुस्तक जो है वो मार्गरेट एटवुड की है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड पुस्तक के रचनाकार जो है वो बरखा दत्त हैं। रोमिला थापर जो वो इतिहासकार है। इसके बाद अगला सवाल है लाल सलाम एक उपन्यास है जो स्मृति जुबलिन ईरानी के द्वारा लिखा गया, जो कि केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री है, और राजस्थान में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो ममता भूपेश के पास है, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला सवाल,
नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम नामक पुस्तक जो है वो अर्जुन सिंह कादियान के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। इसके द्वारा है द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र गर्ग जो कि पूर्व वित्त सचिव रहे हैं उनके द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। इसके बाद अगली पुस्तक जो थी मेरे मित्रों वो थी एन आइडियल वर्ल्ड, ये हो चुका है आपका, बर्निंग हो चुका है, टू हेल, लाल सलाम और नीरज चोपड़ा, ठीक है, 10 ट्रिलियन। इसके बाद थी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। इसके बाद जो था वो है रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम नामक पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। इसके बाद है जस्टिस फॉर द जज नामक पुस्तक जो है वो रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है जो कि असम से राज्यसभा सदस्य हैं और राम मंदिर का जो बेहतरीन फैसला था वो इनके द्वारा दिया गया था। इंडियाज इन एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक जो है वो डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 2022 का 3 मार्च को मनाया गया। उसकी थीम थी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति करना। लाल पांडा जो है वो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जो है इस प्रकार की, ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना इस बार की थीम रही है। इसके बाद है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 2022 की थीम जो है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस 15 मार्च 2022 को क्या किया गया, मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया गया और कार्बोवैक्स जो है उस नामक कंपनी ने 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए वैक्सीन इजाद की। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो आपको पता है 16 मार्च को क्या किया गया, मनाया गया और उसकी 2022 की जो थीम रही वो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल रहा। ये राष्ट्रीय टीकाकरण वाला जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है और इसकी 2022 की जो थीम है वो रही है वन और सतत उत्पादन और खपत, वन और सतत उत्पादन और खपत इसकी थीम रही है। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 22 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है और इस बार की थीम जो है वो रही है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। ये जो है वो मेरे मित्रों आज के कुछ अच्छे सवाल थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई, कल समय से स्टार्ट होगी और कल सवालों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो और संडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को कल या संडे को ही बहुत अच्छे सवाल जो है वो रिपीट कराने की। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ जी, पीटी ईटी का भी चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।